हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हमने आप लोगों के लिए पहले भी कोशिश करी थी कि यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के थ्रू जब चल रहे थे तो मॉडल्स डालने की जितनी भी ज़्यादा कोशिश करी, जितने भी हम लोगों ने मॉडल्स डाल पाए वो डाले थे। क्योंकि कुछ कारणवश वीडियोस अभी नहीं पढ़ पा रहे थे, बट आज से कंटिन्यू ये वीडियोस पढ़ते रहेंगे। तो जैसा कि ये क्लास 12th का फिजिक्स का ये जो भी सिलसिला है ये आगे चलता रहेगा। तो पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं कि क्या चैप्टर रहने वाला है और क्या क्या चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिना समय गवाए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहले दो बातों को पढ़ा जाता है कि वैद्युत आवेश क्षेत्र ये किस टॉपिक के अंदर आता है। तो जब हम बात करते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, तो ये स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का कार्य क्या है, इसके अंदर क्या चीजें, किन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर स्थिर आवेश के इसके अंदर स्थिर आवेश के गुण या प्रभाव के बारे में हम पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेश के कौन से आवेश, स्थिर आवेश के गुण या उसके प्रभाव के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्थिर आवेश के गुण क्या है, उनसे जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें स्थिर वैद्युतिकी में आती है और स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर जो आपके सामने है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे चैप्टर, पहला चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं और हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ते हैं। तो स्थिर आवेश के गुण या उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये स्थिर वैद्युतिकी के जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या क्या जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। अब वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते क्या है, क्या चीजें हमें जो है पढ़नी है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं ये पढ़ना है, वैद्युत आवेश के गुण क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इन सब के बारे में पढ़ना होता है कि वैद्युत आवेश कहते किसे। तो पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमने हाई स्कूल में क्या पढ़ा है वैद्युत आवेश के बारे में, जहां से हम एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े हैं Q इक्वल्स टू एन, वहां से भी पढ़ेंगे। लेकिन उनसे पहले छोटी छोटी बातें और भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो किस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करता है, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करे या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, उसे, उस पदार्थ के उस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। तो यहां जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत, जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश कहलाता है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे कि क्या हमें जरूरी है पढ़ना क्या नहीं।
कहता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट बताइए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, या हम कंडीशनली जब इसके बाद पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन, तो जो हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं किसी कंडक्टर से रिलेटेड कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ के आए होंगे कि किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही चालक में प्रवाहित आवेश कहते हैं, या चालक में उपस्थित आवेश कहते हैं। इसी से एक छोटी सी डेफिनेशन और आई है माय डियर स्टूडेंट्स, कि इसी से एक फॉर्मूला आता है कि यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो जो कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा चालक में प्रवाहित आवेश जो होगा वो Q इक्वल्स टू NE के बराबर होता है। ये छोटी सी डेफिनेशन जो हमने हाई स्कूल में पढ़ी थी कि किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही चालक में प्रवाहित आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि स्मॉल n है तो चालक में जो प्रवाहित आवेश है उसे Q से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, Ne के बराबर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो वैद्युत आवेश के बारे में आप पढ़ते हैं। अब वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत आवेश एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक देख लीजिए एक बारी कि क्या पॉइंट्स है। पहला क्या कहता है कि हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, जिसके अंदर हम स्थिर आवेश के गुण या उसके कारण उत्पन्न जो प्रभाव है उसके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और स्थिर वैद्युतिकी में जो पहला चैप्टर है हमने पढ़ा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, तो कहता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही चालक में प्रवाहित आवेश कहते हैं। ये डेफिनेशन हाई स्कूल में आप पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। और कहता है कि यदि चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो चालक में जो प्रवाहित आवेश होगा वो Q इक्वल्स टू Ne के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम माय डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, तो एक्चुअल में हम पहले से भी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश होते और दूसरे धन आवेश। ठीक है, ऋण आवेश होता है और दूसरा धन आवेश। अब ऋण आवेश और धन आवेश में क्या बात है कि ऋण आवेश किसे कहते हैं, धन आवेश किसे कहते हैं, ये तो बात की बात है। पहले ये जानना अति आवश्यक है कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। ये जानने के लिए इन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी होता है कि आप एक्चुअल में क्या जान रहे हैं। ठीक है, आवेश के प्रकार देखिए, एक जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट, एक विलियम गिलबर्ट और दूसरे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन दोनों ने जो अपने तथ्य, जो अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए उसके अनुसार आवेशों के बारे में हम पढ़ेंगे।
क्योंकि जो विलियम गिलबर्ट थे उन्होंने अलग थ्योरी बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने अलग थ्योरी बताई, और दोनों दोनों के दोनों बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उन्होंने जो थियरीज बताई वो बिल्कुल ही अलग अलग है, लेकिन बातें एक ही है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि कहते हैं कि एक ये कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ है, इसको अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, रेशम के कपड़े से कहते हैं इसको रगड़ा जाए, और फिर दूसरी एक छड़ ली जाए, दूसरी एक छड़ ली जाए कांच की ही, और इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए। रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जब इन दोनों को समीप लाया जाता है तो इनके बीच में क्या दिखता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में दिखता है प्रतिकर्षण, इनके बीच में दिखता है प्रतिकर्षण। लेकिन उसी तरीके से ये आबनूस की छड़ है, और ये भी एक दूसरी आबनूस की छड़ है माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है कि ये दोनों आबनूस की छड़े, इन्हें बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, इसको भी बिल्ली की खाल से और इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तो हमने देखा कि जब इनको भी पास में लाया गया तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन दिख रहा था, अर्थात प्रतिकर्षण बल दिख रहा था। अर्थात इन दोनों तथ्यों को देखा गया। फिर उसके बाद एक कांच की छड़ और एक रेशम की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब समीप लाया गया तो देखा गया कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो बल क्या था, आकर्षण। इस आधार पर जो गिलबर्ट थे, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने जो थियरी बताई, उन्होंने ये बताया विलियम गिलबर्ट ने कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, आवेश जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने दो थियरीज बताई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला सजातीय आवेश, और दूसरा विजातीय आवेश। और उन्होंने ये भी थियरी बताई कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सजातीय और विजातीय में यही कहानी है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दो चार्ज है, दोनों के नेचर सेम है, तो दोनों की प्रकृति सेम है तो वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों की नेचर अगर अलग अलग है तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स बताए। फिर उसके बाद फ्रैंकलिन ने बताया, फ्रैंकलिन ने बताया कि इस प्रकार जो चार्जेस उत्पन्न हो रहे हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, दोनों को अलग अलग छड़े थी, दोनों दोनों को अलग अलग रेशम के कपड़ों से रगड़ा गया, तो इनके बीच में देखा गया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य कर रहा है, अर्थात प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो ऐसे आवेशों को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बताया कि इनमें एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है माय डियर्स, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश। इस आधार पर इन दोनों की थियरीज आई। तो इस आधार पर जो आवेश के प्रकार हुए वो दो ही थे,
एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं। धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, धनावेश कहता है कि किसी पदार्थ पर या वस्तु या निकाय पर, किसी भी चीज की बात कर लेते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? धनावेश कहते हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है या उस पर कमी होती है तो उस पर जो उपस्थित आवेश होता है उसे धनावेश कहते हैं। सेम एज यूजुअल ऋणावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, कि आवेश दो गए, धनावेश और ऋणावेश। किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर उपस्थित जो आवेश होता है वो क्या होता है? धनावेश। और किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि क्या पॉइंट्स हमें और कवर अप करने हैं। अब आवेशों के बारे में पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आवेशों के मूलभूत गुण जिन्हें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आवेशों के मूलभूत गुण एक्चुअल में क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज, जिन्हें चार्ज की प्रॉपर्टी कहते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट बातें होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या क्या ऐसी बातें हैं? पहली चीज आती है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये मूलभूत गुण का पहला पॉइंट रहता है
दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा क्या है कि आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? कहता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार ना आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक निकाय से दूसरे निकाय पर एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर है वो इतनी ही है कि आवेशों का जो संरक्षण का नियम है उसके नियम के जो मेन पॉइंट्स है वो कहते हैं कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक बॉडी से, एक निकाय से दूसरे निकाय पर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके अलावा और इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये आवेश के संरक्षण का नियम है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके आगे जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। एक लास्ट पॉइंट जो आप पढ़ते उसके बाद आगे की जो क्लास है उसमें आप ये सीखेंगे कि और क्या पॉइंट्स है जो जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अगला जो पॉइंट नंबर 3 है वो है माय डियर स्टूडेंट्स आवेशों के योज्यता का नियम, आवेशों के योज्यता का नियम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, योज्यता का नियम क्या है? जैसे ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी, इसमें जो एटम्स है ऐसे दिए गए और हर एक एटम पर, हर एक परमाणु पर क्या दिया है? जैसे हम बात कर रहे थे अणुओं से बनकर बना है ये पदार्थ, इसमें कितने अणु है? 1 2 3 4, ऐसे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसमें 13 अणु उपस्थित है। कह रहे हैं जो योज्यता का नियम है वो कहता है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है या कोई भी निकाय है उस पर उपस्थित कुल आवेश, मतलब इस पूरे पर उपस्थित कुल आवेश, इस पर उपस्थित कुल आवेश कहता है जो वस्तु के, जैसे वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश वस्तु के अलग अलग परमाणु, अलग अलग परमाणु, या हम बात कर ले परमाणु को छोड़ दे अणुओं की बात कर लेते, अलग अलग अणुओं पर उपस्थित आवेश
के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ये योज्यता का नियम है। ठीक है, थियोरेटिकली आपको लिखा दे रहे, पहले पॉइंट्स को समझ लीजिए। जैसे हमने माना कि हमारा ये एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर है, और इसमें कंडीशनली हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटम्स है, 13 परमाणु है, और कहता है पूरे पर जितना चार्ज होगा, लेट करते हैं हम कि पूरे पर चार्ज क्यों है, और हर एक पर जो चार्ज है, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, ऐसे कर करके 13 वाले पर कितना है, Q13 है। तो अगर कहें कि जो Q की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Q13 के इक्वल होगी। अर्थात इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि योज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसके अलग अलग परमाणुओं पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है। किसके नियम के अनुसार, आवेशों के योज्यता के नियमानुसार। ठीक है, थियोरेटिकली कैसे लिखते, थियोरेटिकली कैसे लिखते हैं ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि थियोरी में हम कैसे लिखेंगे, बनाएंगे कैसे। तो कहता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु ऑब्लिक निकाय, बॉडी दोनों की बात करते हैं, या हम बात कर लेते हैं पदार्थ, कोई भी चीज हो, अलग अलग बात कर लेते हैं, पर उपस्थित कुल आवेश, पर उपस्थित कुल आवेश इसके, ठीक है, उपस्थित कुल आवेश, इसमें उपस्थित अणुओं, इसमें उपस्थित अणुओं के, अणुओं पर उपस्थित आवेश, इसमें उपस्थित अणुओं पर उपस्थित आवेश या आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। दैट मीन्स वो कहना क्या चाहते हैं, अब पॉइंट्स को थियोरेटिकली ये ऐसे लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है ये बहुत जरूरी है। देखेंगे यहां से कहता है कि इस नियम के अनुसार, किस नियम की, योज्यता के नियम के अनुसार, किसी वस्तु हो जाए, निकाय हो जाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, या कोई पदार्थ हो जाए, वस्तु हो जाए, कोई निकाय हो जाए, कोई पदार्थ हो जाए, पर उपस्थित जो कुल आवेश है, इसमें उपस्थित अणुओं पर जो कई सारे एटम्स हुए, उन पर उपस्थित आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है। अर्थात किसी, अर्थात यहां से पॉइंट आउट करेंगे पॉइंट्स को कि कैसे हम थियोरेटिकली बनाते। अर्थात यदि, अर्थात यदि किसी वस्तु में n अणु है तथा वस्तु पर कुल आवेश स्मॉल q है, तो Q इक्वल्स टू, देखिए पहले पर आवेश Q1 होगा, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3, ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक, कितने एटम्स है, n एटम्स है, n परमाणु है, n अणु है, तो n के अणु है, तो फिर टोटल आवेश Q1 Q2 Q3 ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक, Q1 तक, सारों को जोड़ लेंगे और वो किसके बराबर आएगा, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे
जो अगला नियम है वो है कि आवेशों का क्वांटीकरण, जिसे आप क्वांटीकरण या परमाणुकता के नाम से जानते हैं। तो कल उस पर और कूलाम के नियम पर, दोनों पर बातें होंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप देखते रहिए इस अपने जो भी पॉइंट्स आपके बन रहे हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, कि कोई अगर पॉइंट छूट रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आकर के उसको साझा करिए, ताकि हम उस पॉइंट को भी कवर करा सके। ठीक है, इसके बाद जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, और आप अपने इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले और अपने मित्रों तक शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि अपने बच्चों की हेल्प करी जाए अपने इस चैनल के थ्रू। और आज जैसा कि हमने फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो कंटिन्यू एक सीरीज चलेगी इस पूरे टॉपिक को, जो स्पेशली जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 2025-26, इस बैच के लिए पूरी तरीके से, और इनके जो नोट्स हैं वो अप्लीकेबल करा दिए जाएंगे आपके कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स रहेंगे, आप वहां से जा करके डायरेक्ट इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।